concentric shells. 3 concentric shells having charge Q, 2Q, and 3Q. So I'm taking the same values for calculation simplicity. Radius is R, 2R, and 3R. And one by one हम एक बार inner shell को अर्थ करते हैं, फिर outer middle को, and then outer shell को. On earthing, we have to find what is the charge appearing on those shell. Find the charge where innermost shell is earth. First, जब हमने इसकी inner shell को अर्थ कर दिया. Okay, inner shell suppose A is earth. On earthing A, we have to find what is the charge appearing on it. अर्थ करने से पोटेंशियल जीरो होता है ना कि चार्ज, सो Q won't be zero but Q will change to a new value, suppose that is Q dash. So on earthing, charge on A becomes Q dash, charge on shell A becomes Q dash. A के सरफेस पे उससे पोटेंशियल निकालेंगे. Potential on the surface of A because of its own charge, it will be KQ dash by R. पोटेंशियल B वाले शेल की वजह से निकालेंगे, जितना B के सरफेस पे उतना ही अंदर. सिमिलरली पोटेंशियल ड्यू टू द शेल C, जितना C के सरफेस पे उतना ही अंदर हर एक पॉइंट पे, एंड दैट पोटेंशियल हैज टू बी जीरो. किसी भी शेल को अर्थ करने पे उसका पोटेंशियल चेंज होके एक नई वैल्यू में चेंज हो जाएगा, एक नया चार्ज आ जाएगा, and that charge will make the potential to become zero. Right? बेटा समझ आ गया ना क्या किया हमने. चार्ज को जीरो ने करके चार्ज को एक नई वैल्यू पे अज्यूम कर लेते हैं, एंड फ्रॉम हियर व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ Q dash. ऑन अर्थिंग Q dash will become -2Q. ये K Q R और यहाँ K and R will get cancelled. K 0 हो जाएगा, R 0 हो जाएगा, 3 3 and 2 2 1. So Q dash plus Q is 0. Q dash will become -2Q. On earthing, charge on A changes to -2Q और बाकी charges को फिर हम calculate कर लेंगे by the charge redistribution induction. Right? बेटा ये समझ आ गया? बोलो यार. ये आ गया समझ में कैसे आया? चार्ज Q dash is -2Q. Very nice. Is the answer correct? Q dash is -2Q. Dhruv? Yes, sir. अभी ज्वाइन किया जस्ट? नहीं सर. अच्छा.
हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था अर्थिंग, लास्ट टॉपिक। कंसेंट्रिक मेटलिक शेल में किसी भी बॉडी किसी भी शेल को अर्थ करेंगे तो उसका चार्ज जीरो ना होके चार्ज विल चेंज टू न्यू वैल्यू सो दैट इट्स पोटेंशियल बिकम जीरो। इनर मोस्ट शेल को अर्थ किया, देन Q changes to Q dash so that the new potential becomes zero. We calculated the potential on the innermost shell and in terms of Q dash and then put equal to zero. Okay, what happens for the second one? Second में हम क्या करते हैं, अगर suppose if we have if suppose the second middle shell is earth, when shell B is earth, A का चार्ज है Q, B का चार्ज है 2Q और C का चार्ज है 3Q. But the charges are actually not this. Charges gets rearranged. QA induces inner surface charge minus Q, outer surface charge plus 2Q. So outer surface पे 2Q की जगह पे चार्ज था 3Q. जब हम सेकेंड शेल को अर्थ करेंगे, अंदर वाला चार्ज एज इट इज आएगा क्योंकि किसी भी मेटल के अंदर टोटल चार्ज जीरो होना चाहिए. इफ ऑन द इनर मोस्ट शेल चार्जेस Q, सो सामने वाले के अंदर के सरफेस पे माइनस Q मस्ट ऑलवेज बी प्रेजेंट. अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, फ्लक्स जीरो, टोटल चार्ज जीरो. सो अगर अंदर वाले स्फीयर पे Q है, सो बाहर वाले के इनर साइड पे माइनस Q होना चाहिए सो दैट टोटल बिकम जीरो. When shell B is earth और middle shell is earth, उसके अंदर के साइड के जो चार्जेस है वो सेम रहेंगे, यानी अंदर वाला माइनस Q चेंज नहीं होगा. जो बाहर का 3Q था, that 3Q changed to a new value of Q dash. This 3Q changes to Q dash and now we write the potential of this shell B in terms of Q dash और उसको हम पुट कर देंगे जीरो के इक्वल. बेटा किसी को समझ आ रहा है? सन्नाटा है. पायल, यस सर. बेटा समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है तो फिर से पूछो, मैं एक्सप्लेन करूं उसको. नहीं सर, आ रहा है. Okay. सर ये समझ नहीं आया कि पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ मिडल शेल का कैसे और इनर शेल का कैसे करेंगे. जिस शेल को हम अर्थ कर देते हैं उस शेल पे चार्ज या तो ग्राउंड में जाएगा या ग्राउंड से आ जाएगा. चार्ज विल चेंज टू अ न्यू वैल्यू दैट विल मेक इट्स पोटेंशियल टू बी जीरो. ये है कॉन्सेप्ट. ये क्लियर? यस सर. When shell A is earth, A पे जो चार्ज था Q, that charge Q change to Q dash. अभी Q को भूल जाओ, Q dash अज्यूम कर लेंगे चार्ज ऑन A और हमने A का पोटेंशियल लिखा. खुद की वजह से KQ dash by R. सेकेंड शेल B के लिए अंदर था, अंदर के पॉइंट पे सेम है सरफेस. सिमिलरली 3Q की वजह से K3Q by 3R. That net potential at point A will be zero और यहाँ से हमने Q dash की वैल्यू निकाली, that came out to be minus 2Q. Right? यस सर. जब B को अर्थ करेंगे तो B के अंदर वाले साइड पे जो चार्ज था वो माइनस Q रहेगा ही रहेगा. दैट चार्ज विल नॉट चेंज. क्यों? क्योंकि जब A पे Q है तो B के इनर साइड पे माइनस Q होना चाहिए. इनसाइड एनी मेटल टोटल चार्ज मस्ट बी जीरो. सो अभी फाइनली जो चार्ज आ गया, A पे चार्ज था Q, इसकी वजह से B का पोटेंशियल कितना हुआ? ड्यू टू द शेल एट A, ये पॉइंट आउटसाइड लाई करता है, आउटसाइड के किसी पॉइंट का पोटेंशियल KQ by small r is the distance from center to that point. B के अंदर के साइड पे जो चार्ज है माइनस Q, उसकी वजह से पोटेंशियल खुद के ऊपर माइनस KQ by 2R. बाहर के साइड जो चार्ज है Q डैश, उसकी वजह से पोटेंशियल KQ डैश by 2R. और सबसे बाहर वाले शेल पे जिसपे 3Q चार्ज है, ड्यू टू दैट शेल पोटेंशियल उतना ही होगा जितना उसके सरफेस पे, बिकॉज पॉइंट B लाइज इनसाइड. And this net potential should be equal to zero.
this gone. KQ dash by 2R is equal to minus KQ by R. यहाँ से फिर से वैल्यू आ गई, Q dash is equal to minus 2Q. तो अगर हम एक ही जगह पे B को अर्थ करेंगे तो भी B के आउटर सरफेस के साथ आएगा minus 2Q. On earthing, the charge appearing on the outer surface of B will be minus 2Q. Right? Dhruv? Yes, sir. आगे समझ. C को अर्थ करेंगे फिर क्या होगा? If we earth C, तो C के अंदर के साइड जितने भी हैं वो चार्जेस एज इट इज रहेंगे, ओनली द आउटर सरफेस. सो पहले हम चार्ज को रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे एंड विल फाइंड आउट व्हाट इज द टोटल चार्ज, what is the total charge on each surface before earthing. Charges were Q, 2Q and 3Q. These charges rearrange itself. जो अंदर की तरफ चार्ज है Q, these charges rearrange itself. अंदर के साइड 0, इधर Q. Q induces minus Q on the inner side plus Q on the outer side. So outer surface charge become 3Q. 3Q induces minus 3Q on the inner side plus 3Q on the outer side. So outer side total charge becomes 6Q. These are the actual charges before earthing. जब हमने अर्थिंग किया तो अंदर वाले सारे चार्जेस सेम रहेंगे, जो बाहर का 6Q का पोटेंशियल 6Q था, that charge will change to 0. That charge will become Q dash और फिर हम Q dash की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे. When shell C is earthed, पोटेंशियल एट शेल C, तो ये सबसे अंदर वाले की वजह से KQ by 3R, B शेल के इनर सरफेस की वजह से माइनस KQ by 3R, बाहर वाले की वजह से K3Q by 3R, C के इनर सरफेस से माइनस 3Q by 3R, और ये जो 6Q था वो चेंज होके हो गया Q dash प्लस KQ dash by R. जितने चार्जेस होंगे उतने ही पोटेंशियल के टर्म्स होंगे एंड द नेट पोटेंशियल समेशन हैज टू बी 0 बिकॉज इट इज अर्थ. बेटा यहाँ तक देखो, नहीं समझ में आया कोई बात तो पूछिए. Yes, anything not clear? Done? कितना आएगा Q dash? Because this is earth now, so this potential has to be equal to 0. KQ by 3R minus KQ by 3R, K3Q by 3R, it will be 0. ये अपने सरफेस पे माइनस 3 की वजह से K माइनस 3Q by 3R सारे कैंसिल आउट हो गए, Q dash is 0. किसी भी कंसेंट्रिक शेल में जब सबसे बाहर वाले शेल को हम अर्थ करते हैं, then the charge on outermost surface will always become 0. On earthing, the charge appearing on the outermost surface of the outermost shell will always be 0. जब हम उसको अर्थ करेंगे, then charge on outermost surface will become 0.
राइट, सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थिंग. अर्थिंग के किसी भी क्वेश्चन में हमें सॉल्व करने के लिए वी हैव टू फर्स्ट assume a new charge q dash. q dash के टर्म्स में हम उस बॉडी का पोटेंशियल लिखेंगे एंड देन we'll put potential to be 0. outermost के लिए it is always outermost it is always true that when it is kept, right, so when it is connected to earth, outermost के outer surface पे the potential is always going to be 0 only. right, Saksham, Anurag, यस सर. बेटा ये कॉन्सेप्ट समझ में आया अर्थिंग में कैसे सॉल्व करना है? हाँ जी सर. Next is connection by wire in concentric shell. Connection by metallic wire in concentric shell. Saksham, Saksham, ओके मैं जानबूझ के सेम वैल्यू ले रहा हूँ हर बार तक कैलकुलेशन सिमिलर ऐसी हो. इसमें हमने इस अंदर वाले को बाहर वाले से कनेक्ट कर दिया, बीच में टच नहीं हो रहा है. If suppose the inner shell A is connected to outer shell C by a metallic wire without touching B, find the final charges appearing on it. When shell A is connected to shell B by wire, find the charges on each shell. अब वायर से कनेक्ट करने पे क्या होता है? वायर से कनेक्ट करने पे the potential, if we connect by wire, the potential of the two bodies must become equal. So A का पोटेंशियल C के पोटेंशियल के इक्वल हो जाना चाहिए और उसको इक्वल करने के लिए A से कुछ चार्ज निकल के C पे आ जाएगा. So suppose the charge from A, X amount of charge goes from A to C. Why A to C? Why not C to A? क्योंकि जितना बाहर पोटेंशियल उतना तो अंदर होगा ही होगा, प्लस उसका खुद का भी होता है. सो अंदर की साइड पे पोटेंशियल हमेशा बाहर से ज्यादा होगा इन कंसेंट्रिक शेल अरेंजमेंट. So when it is connected by wire, the charge will flow from A to C. So assume X amount of charge flows from A to C. A से X amount चार्ज निकल के C पे पहुंच गया. A का चार्ज हो गया Q minus X और C का चार्ज हो गया 3Q plus X. So that the final potential of A and C are equal. वायर से कनेक्ट करने पे पोटेंशियल इक्वल हो जाते हैं. So that final potential of A and C are equal. Potential of A will be equal to potential of C. In terms of X, we will write this potential and we solve the value of X. वायर से कनेक्ट करने पे पोटेंशियल सेम हो जाएगा और पोटेंशियल सेम करने के लिए अंदर की तरफ से बाहर की तरफ there will be a flow of charge. Potential at point A because of this charge configuration. खुद के चार्ज की वजह से KQ minus X by R. B की वजह से जितना उसके सरफेस पे उतना अंदर
सी की वजह से जितना उसके सरफेस पे चार्ज, पोटेंशियल उतना ही इनसाइड. दिस इज द पोटेंशियल एट पॉइंट ए. Potential at point C, because of all the charge, that point lies outside only. इसके लिए फॉर्मूला था कुछ k q1 plus q2 by r. So k q1 plus q2 plus q3. Total potential, total charge divided by radius, which is 3r. पॉइंट ए का पोटेंशियल पॉइंट सी के पोटेंशियल के इक्वल होगा. ए का पोटेंशियल लिखा है x के टर्म्स में, सी का पोटेंशियल लिखा है x के टर्म्स में, एंड देन वी विल सॉल्व इट. Solve for value of x. Solve for value of x कितना आएगा ये? k r यहाँ 2 बिगड़ जाएगा. k and r gone. Solve for value of x. इसमें x कितना आता है? Solve quickly. What is the value of x coming out from this equation? Vyom, यस सर कर रहा हूँ. what is the value of x? Vyom, सर 1.5 क्यों आ रहा है? plus या minus? सर प्लस. Plus 1.5 क्यों आ रहा है? Plus 3/2 क्यों आ रहा है? Right. इसको solve करोगे तो ये आ गया q minus x plus q minus x plus q plus 3q plus x by 3r. राइट साइड में ये सारा कैंसिल हो गया. 3 plus 6 by 3, that become 2q. q minus x plus q plus x by 3 is equal to 2. तो 2x by 3 आ जाएगा कितना? q x की वैल्यू आ गई 3q by 2. So 3q by 2 charge will flow from shell A to shell C when these shells A and C are connected together by wire. और फिर हम फाइनल चार्ज निकालेंगे. So A पे चार्ज था q में से x निकल गया, which means q minus 3q by 2, that become minus q by 2. The charge on inner shell when it is connected becomes minus q by 2. Their potential will become equal. So concept सब में सेम है. अर्थिंग करने में पोटेंशियल 0 होता है. कनेक्शन करने में वायर से दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाता है. Those two bodies which are connected together will come at same potential. Right.
So ये कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट थे पोटेंशियल से रिलेटेड हमने कर लिए. पोटेंशियल ड्यू टू कंसेंट्रिक मेटलिक शेल, पोटेंशियल अर्थिंग की वजह से कैसे निकालते हैं और पोटेंशियल वायर से कनेक्ट करने पे कैसे निकालते हैं. We saw how to convert electric potential into electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं और पोटेंशियल से फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस. इक्विपोटेंशियल सरफेस. जैसे नाम से क्लियर है, ऐसा सरफेस इसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो, दैट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल. सो द सरफेस एट the surface at which every point has same potential. Every point has same potential is called equipotential surface. Right? अब इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या हुआ, किसी भी एक अरेंजमेंट की वजह से वो सारे लोकस, उन सारे पॉइंट्स का लोकस जहां पे पोटेंशियल सेम हो. द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स, the locus of all points which have same potential. ऐसा सरफेस इसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो, और पोटेंशियल सेम का मतलब फिर हमें किसी फॉर्मूले से अप्लाई करके देखना पड़ेगा व्हाट आर द पॉसिबल शेप. It will be different for different type of charge distribution. For a point charge, q, उसकी डिस्टेंस होती है अगर r, सपोज r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज v is equal to k q by r. For a point charge, v is equal to kq by r. R is the distance from the charge. So हम क्या करेंगे? We will find out the surface जिसके हर एक distance point की distance r हो, and that will be an surface. That surface will be a sphere. किसी भी point charge के लिए sphere के हर एक point की distance same है. So at every point on this sphere, the potential will be equal. Similarly, another surface. On another sphere, the potential will be different. Potential will be same. So इसके पहले वाले surface पे potential हर जगह पे V1 है. Second वाले surface पे हर जगह पे potential V2 है. Potential at every point on the first surface is V1. Potential at every point on the second surface is V2. So for a point charge, its equipotential surface is nothing but concentric spherical shells. For a point charge, equipotential surfaces concentric spherical shells is concentric spherical shells or concentric spheres is concentric spheres. Every point on this sphere, one single sphere, potential is same. On the other sphere, potential is constant and but different from the first sphere. V1 is on the first sphere, V2 is on the second sphere. Right? If you draw its electric field lines are always perpendicularly outwards. So for any equipotential surface,
electric field lines always intersect it perpendicularly. Equipotential surfaces of a point charges, concentric spheres. Electric field line का shape बनाएंगे. Electric field line will always intersect these spheres in perpendicular direction. Correct. Point charge के लिए equipotential surface because potential is scalar quantity, हर एक direction में potential same होगा. If it is a line charge, second case, if it is an infinite line charge or infinite wire, for an infinite line charge, infinite line charge having the charge density as lambda, and going till infinity. इसके लिए भी equipotential surface, it will be equidistant from the wire. Wire से equidistant points को अगर हम join करते हैं, if you join r distance point from this line in all the direction, what will be the shape obtained? What will be the shape obtained if we join r distance point from all the direction from this wire? It will be a cylinder. As we chose in the case of, as we had chosen in the case of Gaussian surface. Gaussian surface में symmetrical surface use करने का भी यही criteria था. Equidistant from that geometry. जैसे point charge के लिए equidistant choose किया था, that was a sphere. Gauss law apply करने के लिए, electric field calculate करने के लिए, when we chose the Gaussian surface was also a kind of equipotential surface only. Point charge के लिए it was a sphere. For a line charge, जिससे r distance से किसी भी point को join करेंगे in all the direction, it will be like a cylinder. Every point on this cylinder potential is same. Potential is suppose V1. For any other point, other distance, our potential will be same for second cylinder. Every point on this second cylinder, potential is same. हमने वहां पर भी सिलेंडर के लिए सिलेंडर चूज किया था concentric. For applying the Gauss law, we chose the cylindrical surface for infinite line charge. Right? Electric field की direction इसमें draw करोगे, that electric field line will again intersect perpendicularly only. Electric field lines are always perpendicular to equipotential surface. That is one property. And so for a line, for infinite line charge, infinite wire, equipotential surfaces are cylindrical surface. Right? And potential electric field is always from high potential to low potential. So if it is a positive charge, V1 will be at higher potential. If it is a negative charge, V2 will be at higher potential. Very nice. So equipotential surface क्या होता है? ऐसे surface इसके हर एक point पे potential same हो. For a point charge, it will be a sphere. For a line charge, it will be cylinder. और तीसरा केस हो सकता है for a uniform electric field. Uniform electric field, when electric field lines are parallel,
for uniform electric field now we have to draw its equipotential surface. So electric field line is uniform, electric field is uniform, which means electric field lines will be parallel. Any surface which is perpendicular to this plane line, perpendicular to the parallel line, will be a planar surface. So अगर uniform electric field है तो उसके equipotential surface will be a plane surface. V1 to V2. Again, this will be always intersecting perpendicular. So in a uniform electric field, equipotential surface are planar surfaces. और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा होती है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. दैट मींस V1 विल बी हाई पोटेंशियल एंड V2 विल बी लो पोटेंशियल. अब इलेक्ट्रिक फील्ड का और पोटेंशियल का जो फॉर्मूला था, रिलेशन था, E इज इक्वल टू डेल्टा V बाई डेल्टा R यूनिफॉर्म के लिए. नॉन यूनिफॉर्म के लिए इट वाज dV बाई dr. इसमें जो ये डेल्टा R है ये क्या है? अगर दो पॉइंट्स के बीच, सपोज पॉइंट A और पॉइंट B, ये दो पॉइंट हमें पता है किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, और हमें इसके बीच में कैलकुलेट करना है इक्विपोटेंशियल. व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन पॉइंट ए एंड बी. जो डेल्टा डिस्टेंस है वो हम ये कोई भी रैंडम सी डिस्टेंस नहीं लेंगे, पहले उन पॉइंट से पास होने वाला इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाएंगे, एंड देन डेल्टा आर विल बी कंसीडर्ड एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस. Delta R is always that perpendicular distance between the two equipotential surfaces passing through those points. Right? बेटा ये समझ गए ना कौन सा फॉर्मूला था? ये था माइनस dV बाई dr और डेल V बाई डेल R. जब हम किसी यूनिफॉर्म फील्ड में करेंगे तो dV बिकम डेल्टा V और dr बिकम डेल्टा R. इसमें जो डेल्टा R हम किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में यूज करेंगे, this delta R is the perpendicular distance. Delta R is perpendicular distance between equipotential surfaces passing through those points. Between equipotential surfaces passing through those points. Right? ये तीन केस हो गए. एक तो spherical spheres for a point charge, cylinder for an infinite line charge, and plane surface for a uniform electric field. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर किसी भी दो पॉइंट के बीच में हमें पोटेंशियल पता है और इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, देन वी कैन नॉट डायरेक्टली राइट एज डेल्टा V अपॉन डेल्टा R. जो डेल्टा R है वो ये डिस्टेंस नहीं है. डेल्टा R विल बी दी perpendicular distance between the equipotential surfaces passing through those points. A से इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाया जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर होगा, B से पास होने वाला इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाया जो इसके परपेंडिकुलर होगा, और दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए वी यूज दिस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और परपेंडिकुलर डिस्टेंस. So these three are the standard shapes of the equipotential surface. अब आता है कॉम्बिनेशन का. So to for any combination, जैसे दो पॉइंट चार्जेस पास में रखे हो या कोई भी ऐसा रैंडम सा शेप, तो उसके लिए हम प्रॉपर्टीज यूज करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस. Properties of equipotential surface.
पहली प्रॉपर्टी, equipotential surfaces are always perpendicular to electric field. Equipotential surfaces are always perpendicular to the electric field. Equipotential surfaces हमेशा perpendicular होते हैं, उसका रीजन भी है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल शुड रिमेन कांस्टेंट. उसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट तभी होगा जब E डॉट dr इज perpendicular, यानी E and dr should be 0. E and dr are perpendicular, so that dot product is going to be 0. Second, अब equipotential surfaces अगर perpendicular है, so two equipotential surfaces cannot intersect. Two equipotential surfaces cannot intersect again for the same reason, क्योंकि अगर वो intersect कर जाएंगे तो वहां पे दो perpendicular भी intersect कर जाएंगे, और दो perpendicular मतलब दो अलग अलग डायरेक्शन हो जाएंगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की. Two equipotential surfaces cannot intersect each other. टू इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो उनके परपेंडिकुलर भी इंटरसेक्ट कर जाएंगे. दिस इज वन परपेंडिकुलर, दिस इज अनदर परपेंडिकुलर. और एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन नहीं हो सकती, इसलिए दो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे. थर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर. इसका मतलब जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा वहां पे डेल्टा आर कम होगा. डेल्टा आर कम मींस पोटेंशियल सर्फेसेस आर क्लोजर. Potential surfaces are closer means their density is greater. So the density of equipotential surfaces is proportional to the magnitude of electric field at that point. Density of equipotential surfaces is proportional to the magnitude of electric field at that point. Proportional to the magnitude of electric field at that point. E is inversely proportional to delta R. जैसे दो अलग अलग surfaces हैं, एक का पोटेंशियल है V1, दूसरे का पोटेंशियल है V2. एक साइड में वो सरफेस पास पास है, दूसरे साइड में सरफेस दूर है. एट पॉइंट A एंड B, किन दोनों में से किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इज ग्रेटर एट पॉइंट A बिकॉज वहां पे डेल्टा आर कम है. जहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पास पास होंगे, their electric field will be greater. राइट? इसके अलावा एक तो कॉमन सेंस, इक्विपोटेंशियल है मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो. पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो मींस वर्क डन इज जीरो. Work done in moving any charge on equipotential surface is zero. Work done in moving any charge on equipotential surface will be zero. Because delta V is zero. All conductor surfaces are equipotential surfaces. किसी भी मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है और सरफेस पे पोटेंशियल हर जगह पे सेम होता है. All conductor surfaces are equipotential surface. इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उससे हमेशा परपेंडिकुलरली बाहर.
जो कि properties of equipotential. With the help of these properties, we have to derive the equipotential surfaces of some standard cases. Equipotential surface is that potential जिसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसके परपेंडिकुलर होती है. टू पोटेंशियल सर्फेसेस कैन नॉट इंटरसेक्ट. Equipotential surfaces की density, how close they are, represent the magnitude of electric field. If it is closer, electric field will be more in magnitude, right? By using these, now we can draw the equipotential surface of an dipole. ये क्वेश्चन बोर्ड में भी कई बार आ चुके हैं. ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ अ इलेक्ट्रिक डाइपोल. Draw the equipotential surface of a dipole. तो डाइपोल में एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज. पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के नेगेटिव की तरफ जाती है. सो वी हैव ड्रॉन इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. हम पहले वो ड्रॉ कर लेते हैं रफली. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में टर्मिनेट होती है. दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शेप फॉर अ डाइपोल. Right, like this. Now in this equipotential surface, we have to draw equipotential surface for this. एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है. सो सिमेट्री तो नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट कि दोनों में से किस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा और किस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड कम है. अकॉर्डिंगली द सिमेट्री विल चेंज. पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है सपोज E1. पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होती है. सो इन ऑल दीज थ्री रीजन, electric field due to positive charge, E1 is away from the charge, away from the charge, away from the charge. Negative charge की electric field है suppose E2, towards the charge, and towards the charge. Now we can see इन charges के बाहर की तरफ दोनों side electric fields are opposite. बाहर दोनों तरफ electric field is opposite, and in between the electric field is in the same direction. Outside the charges, electric field is opposite to each other, so that will decrease. In between, electric fields are in same direction, so that will increase. जहाँ पर electric field ज्यादा होती है वहां पर equipotential surfaces पास आ जाते हैं. अगर ये एक single surface होता, there would have been a perfect concentric spheres. अभी क्या होगा? These equipotential surface, these spheres अंदर की तरफ पास होंगे और बाहर की तरफ इनकी distance ज्यादा होगी. Why? Because in between there is a more electric field, so density is less. Outside electric field is less, so density दोनों के बीच का गैप ज्यादा हो जाएगा. Similarly on the other side as well. This is one equipotential surface. दूसरा equipotential surface अंदर की तरफ पास होंगे, बाहर की साइड डिस्टेंस ज्यादा होगी because बाहर की साइड electric field strength is less as compared to inside. ये समझ आ रहा है why this distortion? Because now the electric field is not symmetrical. On the right side electric field is more, on the left side electric field is less. और ये हर जगह पे इसको perpendicularly कट कर रही होगी. This is intersecting perpendicularly. लेफ्ट साइड के surfaces पे potential is positive, right side पे potential is negative. इसलिए दोनों एक दूसरे को ज्वाइन नहीं कर सकते.
इन दोनों के अलावा देयर इज वन मोर प्लेन व्हिच कैन बी कंसीडर्ड एज इक्विपोटेंशियल सरफेस. इसके मिड पॉइंट से पास होने वाला एक परपेंडिकुलर प्लेन. डाइपोल के मिड पॉइंट के लिए पॉजिटिव चार्ज से डिस्टेंस और नेगेटिव चार्ज से डिस्टेंस दोनों से डिस्टेंस सेम होगी. सो इसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल है 0. अब plane passing perpendicularly through the midpoint or equatorial plane, potential will be 0 because positive charge and negative charge are equidistant. So they are equidistant. एक का positive potential, दूसरे का negative potential, दोनों मिलके हो गया 0. This is the shape of equipotential surface of a dipole. मैंने explain कर दिया, लिखा नहीं है, आपको लिखना है, आप अपने आप लिख लीजिए कि ये अंदर की तरफ पास पास क्यों है, बाहर की तरफ दूर दूर क्यों है, क्योंकि अंदर के साइड इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, दोनों फील्ड सेम डायरेक्शन में, बाहर की साइड इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूसेस एंड दैट्स व्हाई इट विल बी फर्दर फ्रॉम ईच अदर. राइट? राइट? बेटा समझ आ रहा है? कोई कुछ बोलते नहीं हो यार. इज इट क्लियर? रुद्र, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो चेंज है वो कैसे किया हमने? बाय फाइंडिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड. इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा तो सरफेसेस पास पास आ जाएंगे अंदर की तरफ. लेफ्ट साइड वाले में सारे सरफेसेस पे पॉजिटिव पोटेंशियल है और राइट साइड वाले पे नेगेटिव. डन? The plane passing perpendicularly through the center potential is 0 because इसके हर एक पॉइंट का पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज से डिस्टेंस सेम है. जितना पॉजिटिव का पोटेंशियल उतना ही नेगेटिव का पोटेंशियल एंड दोस बोथ will become 0 at every point on this plane. By using the similar logic, now we have to draw the equipotential surface of 2 point charges, 2 positive point charges. Draw equipotential surface of 2 positive point charges placed together. Two positive point charges placed together. इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बीच में अंदर की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में होंगी. So these electric field lines will repel each other. Now in this we have to draw the equipotential surface shape. Positive charge electric field is even, that will be away from it, away from it, away from it. Electric field due to second Q2 charge, electric field lines are away from it. Electric field is away from a positive charge, electric field is away from a positive charge. So in this case, outside the charges, electric field are in same direction, so outside it will be more. Inside, in between, the electric fields are in opposite direction, so the gap will be more in between the charges and less outside the charges. जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा वहां पर गैप कम होगा. So for this sphere, now the equipotential surface gap outside is less, अंदर की तरफ गैप ज्यादा. The equipotential surfaces will be distorted, but now this time outside they are closer, inside the distance is more. And now because it is both positive charges, so दोनों के potential left वाले भी positive होंगे और right side वाले भी positive होंगे, तो एक ऐसा भी surface बन जाएगा
जब दोनों के पोटेंशियल्स की वैल्यू आपस में सेम हो जाएगी and then it will join like a dumbbell shape. This cannot happen in the previous electric dipole case because there was one charge positive, another charge negative, so they cannot join. Right? Equipotential surfaces are always perpendicular. ये हमेशा perpendicular है. Equipotential surfaces intersect electric field lines always perpendicularly. This is always perpendicular. In between density is less, in between gap is more. Outside electric field is greater, so density will be more means they will come closer to each other. Right, so हम equipotential surfaces draw कर सकते हैं, equipotential surfaces का shape draw कर सकते हैं, equipotential surface of any random electric charge, random configuration we can determine by using the property. इसके ऊपर भी एक ऐसा बन जाएगा, the other one, the electric equipotential surfaces, now both sides will join each other. Right? Okay. Next question करते हैं equipotential surface पे, जो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है. Find the direction, magnitude and direction of electric field. Find the direction and magnitude of electric field if equipotential surfaces are as shown. Find the magnitude and direction of electric field if equipotential surfaces are as shown. Right, so these lines represent the equipotential surface with the value of potential 100 volt, 80 volt, 60 volt, 40 volt, and the gap between any two of them is x equals to 0, x equals to 20 centimeter, x equals 10 centimeter, x equals to 20 centimeter. This is x in centimeter. These lines represent the equipotential surface. We have to find the electric field magnitude as well as direction. So ये parallel lines है, इसका मतलब ये क्या हुआ, कैसी electric field है? This is a uniform electric field. ये spherical नहीं है, cylindrical नहीं है, ये parallel है, इसका मतलब कि इनकी density change नहीं हो रही है. So first information that we can withdraw is it is a uniform electric field. Correct? अब electric field हमेशा perpendicular होती है, so electric field has to be perpendicular to these. This is the direction of electric field. E कैलकुलेट करने के लिए हम कैलकुलेट करेंगे डेल्टा V अपॉन डेल्टा R. कोई भी दो पॉइंट ले लेते हैं, कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस लेते हैं, इनके बीच की डिस्टेंस और ये एंगल गिवन है, दिस एंगल इज गिवन एज 60 डिग्री. This is 10 centimeter, but we want only the perpendicular distance. Perpendicular distance is this delta R perpendicular. E is equal to delta V upon delta R perpendicular. इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, 80 minus 60, और ये जो डेल्टा R परपेंडिकुलर आएगा दैट विल बी 10 cos 60, सॉरी 10 sin 60.
ये 60 है, ये this is hypotenuse. This will become 10 sine 60, and sine 60 is root 3 by 2. So that become 5 root 3 in centimeter. So divided by 5 root 3 into 10 to the power minus 2 volt per meter. Electric field is always perpendicular to the equipotential surface, so it is perpendicular. It is from high potential to low potential, so it is from high potential to low potential. ये इसके perpendicular है 90 degree. और मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए हम किसी भी दो सरफेस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे, सो दैट विल बी डेल्टा v. डेल्टा v इज 80 minus 60 डिवाइडेड बाय डेल्टा r becomes 10 sin 60. हमने ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल लेके परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट किया. ट्वेंटी by 5 root 3 into 100. 400 root 3 by 3 volt per meter. डायरेक्शन कितनी हुई, ये एंगल कितना हुआ 60 90, तो 60 90 30, सो ये एंगल भी आ जाएगा 30. So it is at an angle 30 degree below the x-axis. इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल ली. अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो E cos 60 I cap, E sin 60 minus J cap. E cos 30 I cap, E sin 30 minus J cap, where electric field magnitude we have already calculated. So in vector form अगर हमें उसकी वैल्यू लिखनी है, then E cos 30 I cap minus E sin 30 times J cap, where E is given as delta V by delta R perpendicular, that is 400 by root 3. Right? ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है. दिस इज a previous exam question only. Done. ये हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेस, पोटेंशियल ड्यू टू कंसेंट्रिक शेल, अर्थिंग, कनेक्शन बाय वायर, आउटसाइड शेल्स को वायर से कनेक्ट करना, इनसाइड कंसेंट्रिक शेल को वायर से कनेक्ट करना. Next is electric potential due to a dipole, which is the last concept for potential. Next class we will do capacitor. Electric potential due to a short dipole. Electric potential due to a short dipole. Right? So suppose dipole is of length 2a minus q plus q, और हम इसे r distance पे at an angle theta we are finding the potential at a distance r at an angle theta from it. पॉजिटिव चार्ज से डिस्टेंस हो गई सपोज r1, नेगेटिव चार्ज से डिस्टेंस है r2. जो सेंट्रल लाइन से डिस्टेंस है दैट इज r. We have to find this r1 and r2. R1 is the distance from positive charge, r2 is the distance from negative charge, and the total length of dipole is 2a. Now, from the positive charge, we have to calculate distance from the negative charge. And since it is a short dipole, which means R is very, very large as compared to A, either negative charge, either positive charge, infinity पे जाके मिलते हैं जब बहुत दूर के charge कोई particles होते हैं. So which means that these are going almost like
parallel or almost like parallel lines. अब center से जो distance है वो हमें पता है. This angle is theta. Here it is A. If we drop a perpendicular, center तक की distance थी R, ये आ गई base distance, that become A cos theta. So total में से अगर हम A cos theta, R में से A cos theta subtract कर दें, then we get R1. R1 will be, total length is R, center तक की distance R, R में से हम A cos theta cancel कर देते हैं, R1 is R minus A cos theta. Similarly on the other side, ये theta तो ये भी approximately theta ही होगा because those lines are almost parallel lines. This is A cos theta. So R1 के लिए हमने यहाँ से subtract किया था A cos theta. R2 के लिए we will add A cos. So R2 will be equal to, the distance from the positive charge is R minus A cos theta क्योंकि इतने length हमने subtract करनी है, and the distance from the negative charge R2 will become R plus A cos theta. Right? Now, electric potential due to a dipole, potential is scalar quantity, so we just have to find due to these two charges. Positive charge से आएगा KQ by R1, negative charge से आएगा KQ by R2. R1 is R minus A cos theta, and R2 is R plus A cos theta. Take LCM. R plus A cos theta minus R minus A cos theta divided by A square minus B square. KQ into 2A cos theta divided by R square minus A square cos square theta. ये आ गया potential का formula. Q into 2A, charge into distance, is dipole moment. Dipole moment is Q into 2A. So we'll substitute this as Q into 2A as P. Electric potential at point A is K into P cos theta. Electric field is K into P cos theta divided by R square minus A square cos square theta. But since it is already for a short dipole के लिए R is greater than, हमने कहाँ पर ये approximation use किया that they are short dipole, in considering that these lines are almost like parallel lines. Only for large distance from the charges, these lines will be almost like parallel lines, and only then this formula will work. Short dipole के लिए R is very large as compared to A, so R square minus A square cos square theta will become R square. Electric field will become K P cos theta by R square. Formula for electric field, sorry, V tha, not E. This is electric potential. Electric potential due to a dipole V is Kp cos theta upon R square. R is the distance from center of the dipole, and theta is the angle that line makes with the line joining center of dipole to that point. This is potential, electric potential due to a dipole. वेक्टर फॉर्म में लिखना हो अगर तो इन चार्जेस को ज्वाइन करने वाला जो डाइपोल वेक्टर दैट इज P, along that point position vector is R, दोनों के बीच का अगर एंगल थीटा है तो हम A डॉट B को AB cos theta लिख सकते हैं. So we'll multiply by R and divide by R.
that becomes K into P dot R divided by R cube. Another formula for potential is P dot R divided by R cube times K, or Kp cos theta upon R square. Electric potential due to a dipole is inversely proportional to R square. Formula is Kp cos theta by R square. So ये हमने पोटेंशियल वाले सारे कॉन्सेप्ट कवर कर लिए हैं. एक दो जो छोटे मोटे बचे हैं वो हम फ्राइडे की क्लास में क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे, लाइक पोटेंशियल टू इंड्यूस चार्जेस एंड ऑल. Electric potential part is done from SL Aroda and from the NCERT. You can try those questions. Capacitor part we will do next class. We will do next week. मतलब Friday class we will be doing questions related to the electric field and potential due to induced charge. And we will discuss the questions from the DPPs of potential, जो कि मैं आपको भेजूंगा आज या कल. ठीक है. इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड चैप्टर इज कंप्लीटेड. नेक्स्ट वीकेंड देयर इज अ सब्जेक्टिव टेस्ट. इस वीक में आपको उसका एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट देना. एंड सब्जेक्टिव टेस्ट यू विल गिव नेक्स्ट वीक. उसके दो स्लॉट होंगे, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में. यू कैन गिव इन एनी ऑफ द स्लॉट. राइट. ठीक है. सो अभी हम इसके क्वेश्चंस करेंगे. देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑफ दिस पोटेंशियल. अभी हमने सिर्फ थ्योरी पार्ट पढ़ा है पोटेंशियल के, एंड ऑल दीज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स व्हिच आर नॉट डायरेक्टली गिवन इन द बुक्स. अर्थिंग से कैसे और कनेक्शन बाय वायर को कैसे सॉल्व करते हैं. तो देयर में भी एक केस जहाँ पर अर्थिंग भी हो और साथ साथ वायर भी हो, तो हम दोनों फॉर्मूलेस एक साथ अप्लाई करेंगे. विल अप्लाई बोथ द कॉन्सेप्ट टुगेदर. राइट. ओके. ठीक है. एंड प्लीज ट्राई टू ज्वाइन बाय 4-5 PM, क्योंकि 5:30 आपकी भी क्लास होती है, मेरी भी क्लास होती है. सो ये थोड़ा टाइम हमारा कम हो रहा है. ट्राई टू ज्वाइन बाय 4-5 PM मैक्स. ज्वाइन करते करते काफी लेट हो जाता है. 10-15 minutes we are missing out every class. ठीक है. बाकी आप अभी जैसे बैच वाइज, नाउ दिस बैच इज आल्सो पैरेलल, एक्सेप्ट जो हम अभी मंडे वेडनेसडे करेंगे उससे दूसरा बैच आगे हो जाएगा. अदरवाइज यू गाइस आर ऑलमोस्ट पैरेलल. तो आपकी कोई क्लास मिस होती है या होने वाली हो, आप दूसरे बैच में अटेंड कर सकते हो. एंड इन फैक्ट इफ एनीवन वांट्स टू रिवाइज द क्लास 11 सिलेबस आल्सो, 11 के भी बैचेस स्टार्ट हो गए हैं. तो आप मुझे बता देना. आई विल अलाउ यू टू सिट इन दोस चैप्टर्स जो आपके 11th के वीक है, जैसे आपको करना है. और इफ यू वांट रिकॉर्डिंग तो उसके रिकॉर्डिंग का कोर्स बना के आई विल शेयर विद यू सो दैट यू कैन रिवाइज. ठीक है. सिचुएशन थोड़ी नॉर्मल हो जाएगी तो उसके बाद हम फुल फ्लेजेड करेंगे. तब तक आपको जैसे भी मैक्सिमम बेनिफिट लेना है ऑफ द ऑनलाइन मोड, यू कैन ट्राई. ऑफलाइन में तो नहीं पॉसिबल है सारे बैचेस अटेंड करना, बट ऑनलाइन में यू कैन ज्वाइन इन द अदर ग्रुप आल्सो if you are available and you want to revise. Okay. अभी तो वैसे डायमेंशन स्टार्ट किया लेवल में, अभी नहीं. मतलब those chapters when it comes laws of motion and work energy and pulley,